जी गुड इवनिंग क्लास। सर गुड इवनिंग। जी कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? इवनिंग सर। चलिए हम लोग सेक्शन 108 को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। अबेटर को हम डिस्कस कर रहे थे और उसके हमने स्पष्टीकरण देखे थे। कितने स्पष्टीकरण पढ़े थे इसके अमित? सर 2 पढ़ चुके थे, तीसरे वाले पे थे। जी तो स्पष्टीकरण थर्ड कह रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention. सर क्लियर। हाँ जी बोलिए। सर क्लियर कर दीजिए कौन सा सब्जेक्ट है। हाँ आईपीसी हम लोग। सर आज मैं पहली बार जुड़ी हूँ। हाँ आईपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन पिनल कोड। जी। और इंडियन पिनल कोड का बेरेक्ट आप रखिए अपने साथ, और हम लोग आईपीसी का सेक्शन 108 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका कि हम लोग एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। जी। ओके जी जी। तो 3 नंबर जो स्पष्टीकरण है वो 108 का ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। तो स्पष्टीकरण 3 कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। देखिए स्पष्टीकरण 3 ये कह रहा है 108 का कि जो अबेटी है, जिसको अबेट किया जा रहा है, तो वो आवश्यक नहीं है कि वो विधि द्वारा समर्थ हो व्यक्ति अपराध करने के लिए। इसके इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन से आपको ये स्पष्टीकरण अच्छे से समझ आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन ए पढ़ रहा हूँ, इससे आपको एक्सप्लेनेशन नंबर क्लियर होगा। 3 नंबर जो है ये कह रहा है, ए विद अ गिल्टी इंटेंशन अबेट्स ए चाइल्ड और ल्यूनेटिक टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय जी। कहाँ थे हम लोग? इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, हेयर ए वेदर द एक्ट बी कमिटेड और नॉट इज गिल्टी ऑफ अवेटिंग एन ऑफेंस। देखिए कै एक दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा। देखिए कोई शिशु या पागल, नंदिता आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी सर। कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं आपको आ रही है? एक्चुअली ये बाइलिंगुअल क्लास है, यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में पढ़ाया जाता है। आपका मीडियम हिंदी है, आपने बताया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? सर जी। तो जी। जो शिशु और पागल होता है नंदिता, क्या ये अपराध करने के लिए सक्षम होता है? सर पागल व्यक्ति तो कर सकता है लेकिन शिशु नहीं। पागल व्यक्ति तो अपराध तो शिशु भी कर सकता है और पागल भी कर सकता है, लेकिन क्या उनको कानून में सजा का प्रावधान है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। सर नहीं, क्योंकि पागल व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पागल है, उसको सेंस नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? जी हाँ आप बताइए रीति, ये बात कहाँ लिखी हुई है जो नंदिता बोल रही है?
एनू आप बताइए। सर जो अनसाउंड माइंडेड है वो सेक्शन 84 में डिफाइन किया है, हाँ और जो टिश्यू है जो 7 ईयर्स से बिलो है वो डोलिंग कैपेक्स को 82 में है सर। हाँ, तो ये नंदिता कानून हमारा चूँकि रिटिन कानून है, रिटिन है, तो हर बात का कहीं ना कहीं लिखत होता है। तो आईपीसी जी। का चैप्टर 4 हम साधारण अपवाद पढ़ के आए हैं, आपने भी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर अभी जी, सर जी। हाँ अभी आपके ध्यान नहीं आया, कोई बात नहीं। तो वहाँ बताया गया है कि अगर ये लोग कोई कृत्य ऐसा कर भी देते हैं जो सामान्य अवस्था में अपराध होता, लेकिन इनके द्वारा अगर किया जा रहा है तो इनको छूट प्राप्त है। तो वो छूट जो है केवल यहाँ ये स्पष्टीकरण 3 यही कह रहा है कि यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को एबेट करें कि कोई हमें ये लग रहा है कि ये पागल व्यक्ति है, इसके हाथों हम कुछ करा दें, या एक शिशु है इसके हाथों हम कोई कृत्य करा दें, तो वो तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सेक्शन के हिसाब से बच जाएंगे कानून का हवाला दे के। लेकिन यहाँ ये स्पष्टीकरण 3 कह रहा है कि अबेटर नहीं बचेगा। क्लियर हुआ तीसरा स्पष्टीकरण? कुलदीप जी। जी सर। थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आया? जी सर। क्या कह रहा है थर्ड? सर जो अबेल्टर है सर वो नहीं बचेगा सर। जो बाकी ल्यूनेटिक पर्सन है या फिर एक्ट ऑफ अ चाइल्ड है वो तो बच जाएंगे सर अपने अपने सेक्शंस में। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कोई आपत्ति, कुछ समझ ना आया हो भाई यहाँ तक? अगला इसका हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं। अगले इलस्ट्रेशन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेट्स बी अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स, ठीक है, ऑफ एज। जी, A with the intention of murdering Jed instigates B, a child under 7 years of age, to do an act which causes Jed's death. B, in consequence of the abatement, does the act in the absence of A and thereby causes Jed's death. Here, though B was not capable by law of committing an offence, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable of by law of committing an offence and had committed murder, and he is therefore subject to the punishment of death. देखिए जो बी इलस्ट्रेशन है उसका ये कह रहा है कि यह की हत्या करने के लिए खे को, जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है, 7 वर्ष से कम आयु का शिशु किस धारा में बचाव मिला हुआ है? परवीन बताएंगे। परवीन, किस धारा में 7 वर्ष से कम आयु के बालक को बचाव दिया हुआ है आईपीसी में? परवीन प्लीज आप बताइए। 82 सर। बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है कि वह कार्य करने के लिए उकसाता है जिससे यह की मृत्यु हो जाती है। खे दुष्प्रेरित के परिणाम स्वरूप वह कार्य कै की अनुपस्थिति में करता है और उससे यह की मृत्यु कारित करता है। यहाँ यद्यपि खे वह अपराध करने के लिए विधिनुसार समर्थ नहीं था, तथापि कै उसी प्रकार से दंडनीय है मानो खे वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, और इसलिए कै मृत्युदंड से दंडनीय है। इज दैट ओके? क्या समझ आया भाई? तो ये कहना चाह रहा है स्पष्टीकरण के जो अबेटर है, अबेटर को पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, भले ही जिसको अबेट किया है। नंदिता आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। सर जी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जिसे हमने अबेट किया है वो विधि अनुसार उस कृत्य को करने के लिए समर्थ है या नहीं है।
अगर अबेटर जो है वो मतलब कि कानून के लूप होल का फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि भाई जिस बंदे को तो मैंने अबेट किया था, जब वो खुद ही कानून के नज़रों में अपराधी नहीं है तो मैं अपराधी क्यों हो गया। इसलिए स्पष्टीकरण 3 ने ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि आपको तो बिल्कुल लायबिलिटी पर रखा जाएगा, भले ही सामने वाला अपनी किसी अयोग्यता के कारण विधि द्वारा समर्थ ना हो अपराध करने के लिए। भाई सेकंड इलस्ट्रेशन आपको समझ आया? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? क्लियर सर। जी। सी देखते हैं। सी कह रहा है ए इंस्टिगेट्स बी टू सेट फायर टू ए ड्वेलिंग हाउस बी in consequence of the unsoundness of mind, being incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is wrong or contrary to law, sets fire on the house to the house. In consequence, A's instigation, B has committed no offence, but A is guilty of abetting the offence of setting fire to a dwelling house and is liable to punishment provided for the offence. ये कह रहा है खे को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए कै उकसाता है। खे जो है वो चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है होने के कारण कै के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस गृह में आग लगा देता है। खे ने कोई अपराध नहीं किया, किंतु कै एक निवास गृह को आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। तो तीसरा भी आपको समझ आ गया होगा। ये किस धारा में कवर है भाई? अनसाउंड माइंड व्यक्ति जो है वो आईपीसी की किस धारा में कवर है? कल्पना चौहान बताएं। सर 84 में। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों की संगत में रह के मैं समझदार होता जा रहा हूँ। Am I clear? सर ये तो हमारे लिए होना चाहिए, हम होते जा रहे हैं आपकी संगत में। हाँ वही तो। इसीलिए मैंने ये घुमा के बात कही। आप हमारी चिरकी तो नहीं ले रहे। तो सर हम तो बोलते भी नहीं थे, अब तो बोलना तो भी सीख गए। हाँ ये ज़रूरी है, आपको अपना एक्सप्रेशन ज़रूरी है। अगर हम लोग लॉ के स्टूडेंट होने के बावजूद नहीं बोलते हैं तो ये हमारा जो है ना बहुत बड़ा बैकड्रॉ होता है। सपोज कीजिए कल को हमें वकालत ही करनी पड़ जाए तो हम वकालत के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब जज बन के कुर्सी पे बंध के बैठ जाएं। कुछ लोग जंगल में खुले शिकारी की तरह भी तो घूमते हैं। जी सर। वो एडवोकेट्स होते हैं, है कि नहीं? आप लोग सब जज तो बनना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट भी आप लोगों को करता हूँ और हम लोग यहाँ तैयारी भी आप लोगों को जज बनने की करा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के आप अपनी स्वतंत्रता जो है हाई कोर्ट को समर्पित करने जा रहे हैं। क्यों शोभित? जी सर। भाई जज बनने के बाद बहुत सारी बंदिशें तो लग जाती हैं ना व्यक्ति पे। इससे नहीं मिलना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, पता नहीं क्या क्या इतना दुनिया भर का प्रोटोकॉल है। अगर सारा मानने बैठ जाएं तो भाई साहब जज सांस ना ले। वो भी हाई कोर्ट से पूछ। कभी पहले होता था। हैं? अब तो नहीं होता सर शायद ऐसा कोई प्रोटोकॉल। नहीं अभी भी है भैया, ये तो सब ऑफ द रिकॉर्ड चलता है। पहले मैंने सुना था जजेस जो है वो पब्लिक
मतलब पब्लिकली किसी से मिलना नहीं, चेंबर में किसी से मिलना नहीं। हाँ, तो अब भी है ये। अब तो चेंबर में फैसले ये देखिए ऑन रिकॉर्ड जो नियमावली है हाई कोर्ट की, जो वहाँ की जजेस के लिए जो आचार संहिता है, वो तो जुगितु है, लेकिन उसे मान कौन रहा है? इम्प्लीकेशन उसका जीव के आसपास है, बस कोई मानता होगा शायद, तो हाँ। ये दिक्कत। कोई 100 में एक अधिकारी कहता है कि जी मैं चैम्बर में नहीं मिलूँगा, डायस पे ही मिलूँगा, बाकी तो पहले कार्रवाइयाँ होती थी सर, गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट जज थे और उन्होंने बेल में कुछ इस तरह का गड़बड़ कर दी। ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें लिखा था अपने उनके मतलब उस बेल में ही लॉ की सीधी थी, मालूम नहीं है, तो उनकी अदालत पर सब पहुंच जाते थे एक टीएल लिख करके, सर मेरा मुकदमा ट्रांसफर कर दो। हाई कोर्ट की वो रूलिंग लगा देते थे कि वो कहते हैं कि आपको तो जो है नॉलेज ही नहीं है क्रिमिनल लॉ की, तो मैं ऐसे जज से नहीं अपना डिसाइड कराना चाहता कि तो पहले मतलब ऐसे ऐसे जजमेंट लिखते थे सर। अब बुरा हाल है, अब क्या करें। अभी आरुषि तलवार हत्याकांड में 5 पेज लिखे हैं सर हाई कोर्ट ने अलग से, एस लाल साहब के लिए, जिन्होंने यहाँ गाजियाबाद डिसीजन सुनाया, लेकिन सर होता नहीं है कुछ भी ना ये। हाँ, लेकिन फिर भी कुल मिला के बंदी से तो अब भी हैं, काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं। इतना फ्रीली लाइफ नहीं है जितना हमें लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो तो एक जीवन पद्धति है, जीने का स्टाइल है, वो तो सब व्यक्ति जो है अपने हिसाब से सब सेट कर ही लेता है। फिर अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए मैं इलस्ट्रेशन आपको सारे इसलिए समझा रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन से एक तो आपका सेक्शन क्लियर होता है, और दूसरी बात यह है कि आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल मिलते हैं परीक्षा के दौरान। आप कई बार देखते होंगे कि डायरेक्ट इलस्ट्रेशन रखा होता है और आप फिर माथे में हाथ मारते हैं कि काश हमने वो इलस्ट्रेशन ढंग से पढ़ा होता तो 1 नंबर सही हो जाता हमारा। ठीक है ना, ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल सर। हाँ, डी कह रहा है ए इंटेंडिंग टू कॉज a theft to be committed instigates B to take property belonging to Z out of Z's possession. A induces B to believe that the property belongs to A. B takes the property out of Z's possession in good faith, believing it to be A's property. B, acting under this misconception, does not take dishonestly and therefore does not commit theft, but A is guilty of abetting theft and is liable to the same punishment as if B had committed theft. कुछ समझ आया भाई? ये कह रहा है कि कै चोरी कराने के आशय से य के कब्जे में से य की संपत्ति लेने के लिए ख को उकसाता है। देखिए ये सारा खेल हम जो अबेटमेंट पढ़ रहे हैं वो कितने प्रकार से अबेटमेंट किया जा सकता है, कौन बताएगा? अमित। कितने प्रकार से अबेटमेंट किया जा सकता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। समझे नहीं हम। अरे 107 में बताया है कि देर आर 3 टाइप्स, तीन कंडीशंस हैं। उकसाकर से, उकसाकर, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, सहायता द्वारा। पल्ले गांठ मार लो भैया, 3 हैं, 3 तरीके हैं अबेटमेंट करने के। तो यहाँ जो बात की जा रही है डी में, ये कह रहा है कि कै चोरी कराने के आशय से यह के कब्जे में से यह की संपत्ति लेने के लिए ख को उकसाता है। ख को यह विश्वास करने के लिए कै उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति कै की है। ठीक है, ख उस संपत्ति को इस विश्वास से कि वह संपत्ति कै की है यह के कब्जे से सद्भावपूर्वक ले लेता है। ख इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता और इसलिए चोरी नहीं करता, किंतु कै चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है और दंड से दंडनीय है मानो ख ने चोरी की हो।
देखिए, चोरी करने के लिए कितने तत्व आवश्यक होते हैं? चोरी का अपराध गठित करने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स, कितने तत्व हैं एनु? 5 है 5 कौन कौन से? सर। फर्स्टली तो पोजीशन है, हाँ हाँ। और मूवेबल प्रॉपर्टी, हम्म डिसऑनेस्टी, हम्म और कंसेंट है, हम्म और एक याद नहीं आ रहा। अरे, संपत्ति को हटाया जाना। हाँ हाँ सॉरी, संपत्ति मूव गेट। हाँ हाँ, देखिए 5 तत्व से जैसे शरीर बना है ना हमारा, कौन कौन से तत्व हैं हमारे शरीर में जो बने हुए हैं? कौन कौन से तत्व हैं हमारे? वायु, हाँ जल, हाँ वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हाँ। हो गए 5? जी, कितने हुए? 5 हुए ना, वायु, जल, हाँ। अग्नि, हाँ। पृथ्वी और आकाश। हाँ, बहुत बढ़िया। ये जो हम भगवान शब्द बोलते हैं ना, भगवान, जी, ये क्या है? ये उन 5 तत्व की शॉर्ट फॉर्म है एनु। जी सर। भा से भूमि, गा से गगन, जी जी वा से वायु, आ का डंडा आकाश के लिए, ना से नीर। जी, नहीं, एक तो 5 तत्व भगवान शब्द में ही समाहित हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान को खोल लो। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ इस प्रकार जो ये चोरी कराई जा रही है, तो जो खे ने चोरी की है, इंस्टिगेशन किया है कै ने, और ये कहा है कि ये संपत्ति आप उठा लो, मेरी संपत्ति है, तो यहाँ कौन सा तत्व गायब है? बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टली जो तत्व है चोरी का, वो तत्व नहीं है उसके कृत्य में, तो उसके दृष्टिकोण से तो वो चोरी का अपराध नहीं बनेगा। लेकिन जो इंस्टिगेटर है, जो अबेटर है, अबेटर को पता है कि संपत्ति मेरी नहीं है, उसके मन में मैल है, तो उसके दृष्टिकोण से चोरी का अपराध बन जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर। राहुल चरपोटा जी क्लास में जुड़े हैं। आप पहली बार आए हैं राहुल जी, आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। बहुत बढ़िया। और क्लास में 2 साथी और हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। नंदिता चतुर्वेदी जी हैं गोरखपुर से, है ना? सर जी, सर जी। और एक साथी और जुड़े थे, वो हैं कि निकल लिए? जी भाई, जो नए साथी जुड़े हैं, जैसे कि अभी राहुल जी तो अभी जुड़े हैं थोड़ी देर पहले, नंदिता जी काफ़ी देर से क्लास में हैं। आपको हमारा बताया हुआ समझ आ रहा है नंदिता? सर जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अगले एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 कह रहा है 108 का। राहुल चरपोटा जी, हम सेक्शन 108 डिस्कस कर रहे हैं आईपीसी का। ये आईपीसी की क्लास चल रही है, जी है ना? तो आपके पास आईपीसी का अपडेटेड बैरेक्ट होना चाहिए। जी सर, अभी थोड़ा सा मैं खेत तरफ हूँ सर, तो मैं डायरेक्ट अभी साथ में लेकर नहीं बैठा हूँ, लेकिन बस मैं फर्स्ट जुड़ा हूँ, तो मैं हाँ। सब चीज़ सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आगे के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप क्लास से जुड़ें तो अपने बैरेक्ट के साथ क्लास अटेंड करें, तभी आप लोग अच्छे से बात को समझ पाएंगे। जी ठीक है? तो 4 नंबर कह रहा था, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस।
स्पष्टीकरण 4 कह रहा है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। ये बहुत बार समस्या पूछी जाती है। देखिए, जो अपराध का दुष्प्रेरण है वो अपने आप में अपराध है, ठीक है। तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। कुछ समझ आया? यस सर। भाई आप ऐसे समझें, मतलब एक समझाने की नज़रिए से बता रहा हूँ, उसे आप अन्यथा ना ले। घर में पिताजी ने बड़े भाई को काम बताया, बड़े भाई ने उसे अपने से छोटे को बताया, छोटे ने सबसे छोटे को बताया, तो अल्टीमेटली जो है वो छोटे पे बात गई। तो इसी प्रकार अगर कोई सीरीज अबेटमेंट की बन रही है, ए बी को अबेट कर रहा है, बी सी को अबेट कर रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी सीरीज के बारे में ही ये नंबर 4 कह रहा है। तो इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इससे आपको ये 4 नंबर समझ आ जाएगा। ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड। गे को ये की हत्या करने को उकसाने के लिए खे को कै उकसाता है। कुछ पल्ले पड़ी भैया? जी सर। ठीक है। B accordingly instigates C to murder Z and C commits that offense in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for his offense with the punishment for murder, and as A instigated B to commit the offense, A is also liable to the same punishment. ये कह रहा कि गे को यह की हत्या करने को उकसाने के लिए खे को कै उकसाता है। मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे को कह रहा है कि तू तीसरे को उकसा, ठीक है। खे तदनुकूल यह की हत्या करने के लिए गे को उकसाता है, और खे के उकसाने के परिणाम स्वरूप गे उस अपराध को करता है। खे अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है, और कै ने उस अपराध को करने के लिए खे को उकसाया, इसलिए कै भी उसी दंड से दंडनीय है। नंदिता, कुछ समझ आया ये स्पष्टीकरण? जी एनु, कल्पना, जी सर। ये स्पष्टीकरण 4 कुछ समझ आया? आ गया समझ। क्या समझ आया, जरा बताओ एक बार। इसमें जो खे है वो मर्डर की मतलब हत्या के दंड से दंडनीय है, और जो खे है खे तो हत्या के लिए दोषी है, और जो कै है वो उकसाने के लिए दोषी है। नहीं, वो बात तो आपकी सारी सही है, बिल्कुल है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 4 नंबर स्पष्टीकरण है, जो बात समझाना चाह रहा है आपको, वो क्या समझाना चाह रहा है? वो तो चलो दोषी है, लेकिन मेनली 4 नंबर का जो क्रक्स है, वो क्रक्स आपके कब्जे में आया कि नहीं आया? मेन फंडा ये है। अमित, आप बताओ। जी सर। सर, इसमें जितने भी अबेटर है ना, वो चाहे ए बी सी, सभी के सभी सेम लायबल है उस अबिटमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ जो कह रहा है इसका दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। यानी किसी ने अगर उसको कन्वे भी कर दिया है, एक ने दूसरे को कर दिया, दूसरे ने तीसरे को कर दिया, वो सारे ही लायबल हैं। चूंकि अपराध का दुष्प्रेरण जो है वो अपने आप में एक अपराध है, ठीक है ना भाई। 4 नंबर यही तो कह रहा है, अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।
मैं ए हूँ और ए कह रहा है बी को कि तू सी को उकसा कि वो डी की हत्या करे, ठीक है ना? तो सर इसमें मुख्य व्यक्ति तो क है ना, उकसा तो वही रहा है। सही बात है, बिल्कुल। बेसिकली जिसने बीज बोया है वहाँ तक मामला जाएगा। मतलब कि ए ने बी को कहा कि तू सी को इंस्टिगेट कर कि वो डी का मर्डर करे, है ना? तो वो जी जो ए है बेसिकली वो नहीं बच सकता कि जी मैंने थोड़े उकसाया, मैंने तो केवल इसे कहा था कि तू उकसा दे, समझे? नंदिता अपनी बात रख के माइक बंद कर दिया करो, पीछे से रनिंग कमेंट्री चलती है। जितने भी जेल में एक्यूज्ड हैं वो किसी भी अपराध को कराते हैं तो वो भी तो इसी तरीके से आते हैं कि वो किसी ए को बोलते हैं, वो फिर बी को बोलता है, वो करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आगे बढ़े, 4 नंबर क्लियर हो गया भाई? सर जी सर, जी सर। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। इसमें ये सर, हाँ बोलिए। सर इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलिए। आरोपी तो चारों हुए ना हाँ हाँ सर, इसमें आरोपी तो चारों हुए ना? हाँ यही तो कह रहा है वो। क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? सर लेकिन वो जो उकसाया है, जो उकसाया है उनको, तो वो लोग तो ये भी आरोप लगा सकते हैं कि हमारा ये करने का आशय नहीं था, लेकिन इसने कहा है तभी हम किए हैं। हाँ नहीं, चूंकि ये यही कहना चाह रहा है कि जो बेसिकली जो जहाँ से शुरुआत हो रही है अपराध करने की वहाँ तक पकड़ होगी, ये कहना चाह रहा है। अपराध का दुष्प्रेरण अपने आप में अपराध है, तो इसलिए ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। बस ये समझ लीजिए। सर नहीं, उसका मतलब तो हाँ। इसमें ये जो तीनों आरोपी हैं, हाँ। ये तो छूट सकते हैं ना? कौन से वाले? ये जिनको कौन ने उकसाया है, जो लोग अपराध किए हैं, तो वो क्यों छूटेंगे? सर क्योंकि वो पे आरोप तो लगा सकते हैं ना कि हमारा कोई आशय नहीं था, बस इसने हमें कहा तो हमने ऐसा किया। तो ये अपनी बुद्धि नहीं रखते क्या? ये रोटी नहीं खाते? मान लीजिए नंदिता, मैं आपको कहूँ कि नंदिता आप जो है फला व्यक्ति की हत्या कर दो, तो आप मेरी रिपोर्ट जाके पुलिस में करो ना जाके कि सर मुझे ऐसे ऐसे सर ये ऐसा बोल रहे हैं। और अगर तुम हत्या करके कहोगे जी मैंने तो सर ने कहा था इसलिए मैंने हत्या कर दी, तो आपको कौन छोड़ देगा? सर नहीं। आपको छोड़ देगा कोई? सर नहीं। वो कहेंगे सर तुम्हें कुएं में कूदने को बोलते तो कूद जाते तुम? सर नहीं। हाँ बिल्कुल। पुलिसिया अंदाज तो पता है ना आपको फिर क्या होता है? सर जी वो तो टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ लगा ही देंगे। चलिए नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसल्ट द ऑफेंस with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. 5 नंबर जो है वो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण जो बात बताई गई है उसके विषय में क्लियर कर रहा है मामले को। ये कह रहा है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का जो अपराध है उसे करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर
उस अपराध की योजना बनाए, यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया है। अब इसका इलस्ट्रेशन आप समझेंगे तब आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आएगा। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए कंसल्ट्स विद बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड। इट इज एग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन। बी देन एक्सप्लेन्स द प्लान टू सी, mentioning that a third person is to administer the poison, but without mentioning A's name. C agrees to procure the poison and procures and delivers it to B for the purpose of its being used in the manner explained. A administered the poison. Z dies in consequence. Here, though A and C have not conspired together, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. C has therefore committed the offence defined in the section and is liable to the punishment for murder. देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन 5 है ये कह रहा है कि दुष्प्रेरण का अपराध जो है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना ही बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया है। इलस्ट्रेशन समझा रहा है कि यह को विष देने के लिए कै एक योजना ख से मिलकर बनाता है। विष किसको दिया जाना है? यह को। पहले आप ये कैरेक्टर समझ लिया करें, आपको इलस्ट्रेशन तब अच्छे से समझ में आएगा। टारगेट कौन है? यह है। विष किसको दिया जाना है? यह को दिया जाना है। योजना कौन बना रहे हैं? कै और ख मिलकर योजना बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? यह सहमति हो जाती है कि कै विष देगा, मतलब उस योजना में, उस कॉन्स्पिरेसी में ये तय हुआ कि विष कौन देगा? कै देगा। ख तब यह वर्णित करते हुए गै को वह योजना समझा देता है। अब ख जो है किससे मिला? गै से मिला। उसे उसने सारी कहानी बता दी और यह कहा कि कोई थर्ड पर्सन जहर देगा। तुझे नहीं मतलब है कौन देगा, कोई काला चोर देगा, नाम नहीं बताया उसने, ठीक है। किंतु कै का नाम नहीं लेता। गै विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है। गै को सिर्फ ये कहा कि तू अपना काम कर, जहर की उपलब्धता तुझे करानी है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? गै विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए ख को प्रदत्त करता है। यहाँ उसने गै ने विष का प्रबंध किया और लाके ख को सौंप दिया कि ले भैया ये विष, ठीक है। फिर कै की ड्यूटी थी विष देने की, कै विष देता है। परिणाम स्वरूप यह कि मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि कै और गै ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है तो भी गै उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में यह की हत्या की गई है। इसलिए गै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। 5 नंबर जो स्पष्टीकरण है वो समझ आया कुछ? फिरोज खान जी सर। 5 नंबर जो इलस्ट्रेशन है वो समझ आ गया? स्पष्टीकरण का जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा तो स्पष्टीकरण अपने आप समझ आ जाएगा। सर एक बार रिपीट कर। देखिए, रिपीट करने के लिए यहाँ 4 कैरेक्टर इसमें इलस्ट्रेशन में हैं। 4 कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर मिलके एक चौथे कैरेक्टर के लिए प्रबंध करते हैं कि उसको विष दिया जाएगा। और कैरेक्टर नंबर 3 जो है गै से ख मिलता है। गै कॉन्स्पिरेसी के लिए सारों का सबका मस्तिष्क मिलन जरूरी है ना, लेकिन यहाँ जो गै है वो का खा के साथ मिलके तो उसने योजना नहीं बनाई,
लेकिन उसके बावजूद भी स्पष्टीकरण 5 ये कह रहा है कि यदि उस योजना जो योजना दो लोग बना रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन उस योजना के अनुसरण में कुछ काम कर रहा है तो वो भी उस षड्यंत्र का हिस्सा माना जाएगा। वो ये कह के पल्ला नहीं झाड़ लेगा कि जी मैंने थोड़े ही बनाई थी प्लानिंग, जहर देने की प्लानिंग मैंने थोड़ी ही करी थी, वो तो कै और खे ने करी थी, मैं तो गया हूँ बेचारा, मैं तो सिर्फ जो है ना विष लाने की ड्यूटी मुझे सौंपी थी, मैंने विष ला के दे दिया था, तो मैं नहीं षड्यंत्र में शामिल हूँ। तो स्पष्टीकरण 5 कह रहा है कि नहीं, आप भी षड्यंत्र में शामिल हो। सर इसका जो कीवर्ड है वो ये है कि भले ही वो माइंड मेकिंग में ना हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कॉन्स्पिरेसी में वो ना भी रहा है तब भी वो शामिल है। कॉन्स्पिरेसी के एक हिस्से में वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण की रोल अदा किया है उसने। भाई मेन जो फैटल चीज़ है पूरे केस की वो क्या है? विष है। वो विष उपलब्ध ही उसने कराया है। भले ही वो बेसिकली जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जो कावर खान ने मीटिंग करके बनाई थी, उसमें शामिल ना रहा हो, लेकिन जब वो संपर्क में आया और उसने विष उपलब्ध करा दिया तो वैसी उपलब्धता से ही, वैसी संपर्क से ही वो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा मान लिया गया। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 108 के द्वारा। जी, यहाँ तक कोई समस्या किसी को भाई? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई, अच्छी बात है। आगे जो अगला सेक्शन है वो 108A है और ये बात कर रहा है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। ये कह रहा अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड who in India abates the commission of any act without and beyond India which would constitute an offence if committed in India। देखिए 108 जो है भारत से बाहर के अपराधों के भारत में दुष्प्रेरण की बात करता है। तो दुष्प्रेरण कहाँ किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है। और अपराध कहाँ किया जा रहा है? आउटसाइड इंडिया किया जा रहा है, बियॉन्ड इंडिया किया जा रहा है। अब गोवा जो है भारत का हिस्सा कौन से सन में बन गया था भाई? नंदिता चतुर्वेदी जी, गोवा भारत का हिस्सा कौन से सन में बन गया था? सर ये मुझे तो नहीं पता। किसी को पता हो क्लास में तो वो इस पर प्रकाश डाल सकता है। एनु, डू यू नो? 56 में बना था सर। जी, शोभित ने कहा 56। 1966 में सर। 1966 में। हाँ, ये 60 के बाद ही बना है। मैंने कहीं 1962 पढ़ा था। 1961 है सर। 1 ईयर है ना? 61 सर। 61। और आज भी हमारा जो इलिस्ट्रेशन इसका है, उस इलिस्ट्रेशन में सुधार करने की फुर्सत नहीं है हमारे विधिवेत्ताओं को। यहाँ अभी भी जो है गोवा को विदेशी दर्शाया जा रहा है। ये कह रहा है A in India instigates B, a foreigner in Goa, to commit a murder in Goa. A is guilty of abetting murder। ये कह रहा है कै भारत में कै को जो गोवा में विदेशी है, गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है, कै हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। तो यहाँ गोवा के स्थान पे आप कोई अन्य कंट्री मान सकते हैं। गोवा तो अब हमारे देश का ही एक हिस्सा है, इंडिया ही है वो तो।
इज दैट क्लियर? सर यहाँ पे आई गेस मतलब सर मैं आपको गलत तो नहीं कह सकता, बट क्या है सर, जो मेरे को लगता है सर कि यहाँ पे गोवा को उस तरीके से नहीं दर्शाया गया, यहाँ पे फॉरेनर वर्ड यूज कर रहे हैं वो गोवा के लिए, कि फॉरेनर के ऊपर कंसंट्रेशन है सर, के भारत में खे को जो गोवा में विदेशी है। देखिए जो 100 फॉरेनर गोवा के अंदर है। हाँ तो गोवा के अंदर फॉरेनर जब भी तो होगा जब गोवा फॉरेन होगा हमारे लिए। नहीं 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 सर, सर फॉरेनर जैसे अब मैं कहूँ कि फॉरेनर एक दिल्ली में आया हुआ है यहाँ, तब मैं उसका एग्जांपल दूँ कि एक फॉरेनर है उसके साथ में कुछ मैसेज कर रहे हैं। देखिए 108A को पढ़े, वो क्या कह रहा है और उसका ये इलस्ट्रेशन है, ये कह रहा है भारत उसके अकॉर्डिंग सर आपकी बात सही रहेगी जो आप कह रहे हैं। हाँ इलस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन का ही तो है। जी जी, हो सकता है ये समझाने में यहाँ कुछ ये कह रहे ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरेनर इन गोवा टू कमिट अ मर्डर इन गोवा, तो यानी कि 108A के अकॉर्डिंगली गोवा को हिस्सा कहाँ का माना जा रहा है? भारत से बाहर का हिस्सा माना जा रहा है। जी, इलस्ट्रेशन इज रॉन्ग देन सर। या तो इलस्ट्रेशन की लैंग्वेज में कुछ लोचा है। जी संदीप जी भी सही कह रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो बताया है फॉरेनर है, फॉरेनर इन गोवा वर्ड है। हाँ तो ये नहीं बताया कि इंडियन या क्या जो भी है वो मतलब कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये जो है 108A को दोबारा देखते हैं वो क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। अब ये यहाँ गोवा का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरेनर इन गोवा, मतलब ये एक तरह से आप ये मान के चलो कि जो हम लोग ए और बी इंडिया में बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ हम बी को कह रहे हैं कि आप गोवा में जाके क्या करो, कमिट करो मर्डर, और बी जब गोवा में जाएगा तो वहाँ फॉरेनर हो जाएगा, क्योंकि गोवा वाज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। यहाँ पे गोल की जगह युगांडा होना चाहिए था। नहीं, अब उस टाइम जब ये आईपीसी में ये बात लिखी गई थी तो गोवा भी तो भारत से बाहर का हिस्सा था, पुर्तगालियों का शासन था वहाँ तो। जी सर जी सर जी सर, है ना। अब युगांडा लिख लो, अमेरिका लिख लो, यूएस लिख लो, 200 से ऊपर कंट्री हैं, किसी का भी नाम लिख लो, गोवा हटा लो, क्यों जी? तो कुलदीप जी ये जो फॉरेनर शब्द आया है, यहाँ फॉरेन स्टेट का नाम ही आ सकता है इलस्ट्रेशन। हाँ, और संभवतः जो गोवा उस समय फॉरेन स्टेट रहा होगा तो हाँ, तब के बाद तो जो यहाँ कै और खे है, ए और बी है ना, ये दोनों इंडियन सिटीजन मानो आप इन्हें, समझे भाई? मैं बात करता हूँ, मैं अमित को कहता हूँ कि अमित आप पाकिस्तान में जाके एक मर्डर कर दो, तो पाकिस्तान में जाते ही तो अमित फॉरेनर हो जाएगा ना। इस दृष्टिकोण से फॉरेनर शब्द को पढ़ो आप इसे। इस फॉरेनर शब्द को ये मतलब कहो कि कोई भी व्यक्ति जो फॉरेन का है वो फॉरेनर ही हो जाएगा। ये दोनों व्यक्ति भारत के नागरिक हैं और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आप भारत से बाहर जाके कोई अपराध करो तब 108A एक्शन में आएगी। सर जैसे कि इस सेक्शन को अगर हम पढ़ते हैं तो सर हम इसको सेक्शन 3 के साथ में पढ़ लेते, जहाँ पे एनी पर्सन यूज होता है सर। अब सर जब लेकिन यहाँ पे जैसा आप कह रहे हैं फिर वो सेक्शन 4 भी आ जाता है सर यहाँ पर, कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम उसको सपोज इंडियन ही मानते और फिर वो बाहर जाके किसी फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ कुछ करता तो फिर वो सेक्शन 4 भी आ जाता।
बट शायद से इस सेक्शन की जो इंटेंशन रही होगी वो सिर्फ सेक्शन 3 से रिलेटेड रही होगी सर, कि एनी पर्सन को कह के कि कोई फॉरेनर यहाँ पे आया हुआ है और उसी को हम कह रहे हैं कि तुम वहाँ पे जाके ऐसे करना उस फॉरेन लैंड में। तो कुल मिला के जो 108A है उसको ऐसे समझें आप कि ये भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण हो रहा है। बस अपराध जो किया जाएगा वो आउटसाइड बियॉन्ड इंडिया किया जाएगा और उसको अबेट यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, इसको इस हिसाब से समझें। चलिए सर, आजकल जितने भी नेट पे किए जा रहे हैं ना क्राइम, साइबर क्राइम किए जा रहे हैं, अगर वो बाहर से भी किए जा रहे हैं तो वो भी लाइबल है। नहीं, वो तो हमने पीछे इंडिया में वो तो पढ़ा ही है हमने, 4 से वो तो सेक्शन 4 में स्पष्ट बताया हुआ है। टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स, टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स वाला जो शब्दावली आई है ना, वो तो आप कहीं भी बैठ के कोई अपराध कर रहे हैं, केवल टारगेट आपका वहाँ हमारे यहाँ होना चाहिए। अगर टारगेटेड कंप्यूटर यहाँ रखा हुआ है तो आप दुनिया की किसी कोने में बैठ के अपराध कर रहे हो तो ये अपराध माना जाएगा कि आपने वो यही किया है। ठीक है ना? जी सर। जी, अब सेक्शन 109 देखते हैं भाई। ये कह रहा है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। 109 कह रहा है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो 109 बता रहा है। ये कह रहा है whoever abets any offence shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offence। ये कह रहा है कि जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। देखिए जब भी आप चार्ज फ्रेम करेंगे ना और आपके पास अबेटमेंट वाली व्यवस्था कोई आएगी, दुष्प्रेरण वाला मामला कोई आएगा और उस दुष्प्रेरण के लिए अलग से कोई अभिव्यक्त व्यवस्था नहीं की गई है, तो आप चार्ज किस धारा में मेड आउट करेंगे, किस धारा में फ्रेम करेंगे चार्ज फ्रेमिंग का भी मामला आता है ना परीक्षा में, चाहे वो एचएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीछे जे का एग्ज़ाम हो। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस भी, फ्रेमिंग ऑफ इशूज़, जजमेंट राइटिंग। 114 में सर है 114 क्या कह रहा भाई? वो तो उपस्थिति बता रहा है दुष्प्रेरक की। सर चार्ज फ्रेम तो उसमें होगा जिसमें पनिशमेंट किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। हाँ, तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ फिरोज खान साहब। क्वेश्चन क्या है? तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई ऐसी एफआईआर आ गई कि आपके साथ। सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है काफ़ी ज़्यादा से। ब्रेक हो रही है मैं एक बार आउट होके दोबारा जुड़ता हूँ। क्वेश्चन रिपीट कर दे सर एक बार मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास, हाँ जी, अब ठीक है? जी सर अभी ठीक है। आपके पास कोई दुष्प्रेरण संबंधी एफआईआर आई कि भाई फला ने फला को उकसा कर जो है ऐसे मर्डर कर दिया, तो जिसने मर्डर किया है वो तो नेचुरली उस पर आप 302 लगाओगे, 302 का चार्ज बनाओगे उस पर तो डायरेक्टली। लेकिन जो पर्सन अबेटमेंट वाले हैं
उन पर कौन सा चार्ज बनाओगे? 107। वैसे उन पे भी 302 ही रहेगा सर। 306 नहीं, 302 अलॉन्ग विद 107 लगेगा सर। हाँ, बहुत अच्छे। शोभित बता रहे हैं कि 302 अलॉन्ग विद 107। और मैं ये बात आपको सेक्शन 107 आईपीसी। हाँ, मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि कभी भी डेफिनेशन क्लोज नहीं लगती है बाबू। क्लोज लगती है पिनल वाली, और पिनल क्लोज है 109। तो 109/302 का चार्ज बनाना, 107 बनाओगे तो 0 मिलेगा नंबर। ठीक है भाई डियर, क्लियर है? तो 109/302 बनाओगे दुष्प्रेरक पे, जी सर। है ना? क्योंकि 107 तो डेफिनेशन क्लॉज है। वो अबेटमेंट बता रहा है, 108 अबेटर बता रहा है, 109 दंड बता रहा है। दुष्प्रेरण का दंड हमेशा दांडिक प्रावधान के चार्ज बनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ये कई बार हम लोग चूक कर जाते हैं जल्दबाजी में, तो हमेशा भाई, ठीक है ना? चलिए, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। बाकी कल मिलते हैं। आज भरत सर की क्लास नहीं होगी, ही इज़ नॉट अवेलेबल टुडे। तो अब आपको मैडम की क्लास मिलेगी रात में 10:30 बजे। उसके लिए तैयार रहिएगा। आमना मैम का लिंक देंगी, आप जुड़ जाइएगा। सभी को नमस्कार, गुड नाइट।